जब घर में अहंकार बोलने लगे तो रिश्ते चुप हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी एक स्त्री की सूझबूझ पूरे परिवार को टूटने से बचा लेती है। प्रेमचंद की आज की कहानी उसी शक्ति, त्याग और समझदारी की कहानी है, जिसका नाम है बड़े घर की बेटी। बेनी माधव सिंह मौजा गौरीपुर के जमींदार नंबरदार थे। उनके बुजुर्ग किसी जमाने में बड़े साहिब सरवत थे। पुख्ता तालाब और मंदिर उन्हीं की यादगार थी। कहते हैं इस दरवाजे पर पहले हाथी झूमता था। उस हाथी का मौजूदा नेमुल बदल एक बूढ़ी भैंस थी, जिसके बदन पर गोश्त तो न था, मगर शायद दूध बहुत देती थी, क्योंकि हर वक्त एक न एक आदमी हांडी लिए उसके सर पर सवार रहता था। बेनी माधव सिंह ने आधी से ज्यादा जायदाद वकीलों की नजर की और अब उनकी सालाना आमदनी 1000 से जायद न थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने एक मुद्दते दराज की जानकारी के बाद BA की डिग्री हासिल की थी और अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ चेहरा, चौड़ा सीना, भैंस का 2 सेर ताजा दूध का नाश्ता कर जाता था। श्रीकंठ उससे बिल्कुल मुतजाद था, यानी विपरीत। इन जाहिरी खूबियों को उन्होंने 2 अंग्रेजी हुरूफ BA पर कुर्बान कर दिया था। इन्हीं 2 हरफों ने उनके सीने की कुशादगी, कद की बुलंदी, चेहरे की चमक सब हजम कर ली थी। ये हजरत अब अपना वक्त फुर्सत तिब के मुताले में सर्फ करते थे। आयुर्वेदिक दवाओं पर ज्यादा अकीदा था। शाम सवेरे उनके कमरे से अक्सर खरल की खुशगवार पैहम सदाएं सुनाई दिया करती थी। लाहौर और कलकत्ता के वैदों से बहुत खतो किताबत रहती थी। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के बावजूद अंग्रेजी मुआशरत के बहुत मुद्दाह न थे, बल्कि इसके बरक्स वो अक्सर बड़ी शद्दोमद से उसकी मजम्मत किया करते थे। इसी वजह से गांव में उनकी बड़ी इज्जत थी। दशहरे के दिनों में वो बड़े जोश से रामलीला में शरीक होते और खुद हर रोज कोई न कोई रूप भरते। उन्हीं की जात से गौरीपुर में रामलीला का वजूद हुआ। पुराने रस्मो रिवाज का उनसे ज्यादा पुरजोश वकील मुश्किल से होगा। खुसूसन मुश्तरका खानदान के वो जबरदस्त हामी थे। आजकल बहुओं को अपने कुनबे के साथ मिलजुल कर रहने में जो वहशत होती है, उसे वो मुल्क और कौम के लिए फाले बदल ख्याल करते थे। यही वजह थी कि गांव की बहुएं उन्हें मकबूलियत की निगाह से न देखती थी। बाज शरीफ जादियां तो उन्हें अपना दुश्मन समझती थी। खुद उन्हीं की बीवी उनसे इस मसले पर अक्सर जोर शोर से बहस करती थी, मगर इस वजह से नहीं कि उसे अपने सास ससुरे देवर जेठ से नफरत थी, बल्कि उसका ख्याल था कि अगर गम खाने और तरह देने पर भी कुनबे के साथ निबाह न हो सके तो आए दिन की तकरार से जिंदगी तल्ख करने के बजाय यही बेहतर है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। आनंदी एक बड़े ऊंचे खानदान की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के ताल्लुकदार थे। आलीशान महल, 1 हाथी, 3 घोड़े, 5 वर्दीपोश सिपाही, फिटन, बहलियां, शिकारी कुत्ते, बाज, बहरी, शिकरे, जर्रे, फर्श फरोश, शीशा वालात, ऑनरेरी मजिस्ट्रेटी और कर्ज, जो एक मुअज्जज ताल्लुकदार के लवाजिम हैं। वे उनसे बहरावर थे। भूप सिंह नाम था। फराख दिल, हौसलामंद आदमी थे, मगर किस्मत की खूबी लड़का एक भी न था। 7 लड़कियां ही लड़कियां हुई और 7 जिंदा रहीं। अपने बराबर या ऊंचे खानदान में उनकी शादी करना अपनी रियासत को मिट्टी में मिलाना था। पहले जोश में उन्होंने 3 शादियां तिल खोल कर की, मगर जब 15-20 हजार के मकरूज हो गए तो आंखें खुली, हाथ पैर पीट लिए। आनंदी चौथी लड़की थी, मगर अपनी सब बहनों से ज्यादा हसीन और नेक। इसी वजह से ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। हसीन बच्चे को शायद उसके माँ बाप भी ज्यादा प्यार करते हैं। ठाकुर साहब बड़े पसोपेश में थे कि इसकी शादी कहाँ करें। न तो यही चाहते थे कि कर्ज का बोझ बढ़े, और न यही मंजूर था कि उसे अपने आप को बदकिस्मत समझने का मौका मिले। एक रोज श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे के लिए रुपया मांगने आया। शायद नगरी प्रचार का चंदा था। भूप सिंह उनके तौर तरीके पर रीझ गए। खींच तान कर जायचे मिलाए गए और शादी धूमधाम से हो गई। आनंदी देवी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिन दिलचस्पियों और तफरीहों की वो बचपन से आदी थी, उनका यहाँ वजूद न था। हाथी घोड़ों का तो जिक्र क्या, कोई सजी हुई खूबसूरत बहली भी न देखी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, मगर यहाँ बाग कहाँ, मकान में खिड़कियां तक न थी। न जमीन पर फर्श, न दीवारों पर तस्वीरें। ये एक सीधा साधा दहकानी मकान था। आनंदी ने थोड़े ही दिनों में इन तब्दीलियों से अपने तई इस कदर मानूस बना लिया
गोया उसने तकल्लुफात कभी देखे ही ना थे। एक दिन दोपहरी के वक्त लाल बिहारी सिंह 2 मुर्गाबियां लिए हुए आए और भावच से कहा, जल्दी से गोश्त पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी खाना पकाकर उनकी मुंतजिर बैठी थी। गोश्त पकाने बैठी, मगर हांडी में देखा तो घी पाव भर से ज्यादा न था। बड़े घर की बेटी, किफायत शियारी का सबक अभी अच्छी तरह न पड़ी थी। उसने सब घी गोश्त में डाल दिए। लाल बिहारी सिंह खाने बैठे तो दाल में घी न था। दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंदी ने कहा, घी सब गोश्त में पड़ गया। लाल बिहारी, अभी परसों ही घी आया है, इस कदर जल्द उठ गया? आनंदी, आज तो कुल पाव भर था, वो मैंने गोश्त में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह भूख से बावला इंसान जरा जरा बात पर तुनक जाता है। लाल बिहारी सिंह को भावच की यह जबान दराजी बहुत बुरी मालूम हुई। तीखा होकर बोले, मैके में तो चाहे घी की नदी बहती हो और गालियां सहती हैं, मार सहती हैं, मगर मैकी की निंदा उससे नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहां इतना घी रोज नाई का हार खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पटक दी और बोला, जी चाहता है कि तालू से जबान खींच ले। आनंदी को भी गुस्सा आ गया, चेहरा सुर्ख हो गया। बोली, वो होते तो आज इसका मजा चखा देते। अब नौजवान उज्जड़ ठाकुर से जब्त न हो सका। उसकी बीवी एक मामूली जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता था उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। खड़ाऊं उठाकर आनंदी की तरफ जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर बोली हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊं रोकी, सर बच गया, मगर उंगली में सख्त चोट आई। गुस्से के मारे हवा के हिलते हुए पत्ते की तरह कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। औरत का जोर और हौसला, गुरूर और इज्जत शौहर की जात से है। उसे शौहर ही की ताकत और हिम्मत का घमंड होता है। आनंदी खून की घूंट पीकर रह गई। श्रीकंठ सिंह हर शंबा को अपने मकान पर आया करते थे। जुमेरात का यह वाकया था। 2 दिन तक आनंदी ने न कुछ खाया न कुछ पिया, उनकी राह देखती रही। आखिर शंबा को हस्बे मामूल शाम के वक्त वो आए और बाहर बैठकर कुछ मुल्की व माली खबरें, कुछ नए मुकदमात की तजवीज़ें और फैसले बयान करने लगे और सिलसिलाए तकरीर 10 बजे रात तक जारी रहा। 2-3 घंटे आनंदी ने बे इंतहा इज़्तिराब के आलम में काटे। बारे खाने का वक्त आया, पंचायत उठी। जब तखलिया हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा घर में समझा दीजिएगा कि जबान संभाल कर बातचीत किया करें, वरना नाहक एक दिन खून हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने शहादत दी, बहू बेटियों की आदत अच्छी नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी, वो बड़े घर की बेटी हैं तो हम लोग भी कोई कुर्मी कहार नहीं हैं। श्रीकंठ, आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी, कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी। मैके के सामने हम लोगों को तो कुछ समझती ही नहीं। श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए। वो भी भरी बैठी थी और ये हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, मिजाज तो अच्छा है? श्रीकंठ बोले, बहुत अच्छा है। ये आजकल तुमने घर में क्या तूफान मचा रखा है? आनंदी के तेवरों पर बल पड़ गए और झुंझलाहट के मारे बदन में पसीना आ गया। बोली, जिसने तुमसे ये आग लगाई है उसे पाऊं तो मुंह झुलूस दूं। श्रीकंठ, इस कदर तेज क्यों होती हो? कुछ बात तो कहो। आनंदी, क्या कहूं, किस्मत की खूबी है, वरना एक गवार लौंडा जिसे चपरासी गिरी करने की भी तमीज नहीं, मुझे खड़ाउन से मारकर यूं ना करता फिरता, बोटियां नुचवा लेती। इस पर तुम पूछते हो कि घर में तूफान क्यों मचा रखा है? श्रीकंठ, आखिर कुछ कैफियत तो बयान करो, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं। आनंदी, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझे गोश्त पकाने को कहा। घी पाव भर से कुछ ज्यादा था, मैंने सब गोश्त में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं? बस उसी पर मेरे मैके को बुरा भला कहने लगा। मुझसे बर्दाश्त ना हो सका। बोली कि वहां इतना घी नाई का हार खा जाते हैं और किसी को खबर भी नहीं होती। बस इतनी सी बात पर उस जालिम ने मुझे खड़ाऊं फेंक कर मारी। अगर हाथ से न रोकती तो सर फट जाता। उससे पूछो कि मैंने जो कुछ कहा है सच है या झूठ। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गईं। बोले, यहां तक नौबत पहुंच गई? ये लौंडा तो बड़ा शरीर निकला। आनंदी रोने लगी, जैसे औरतों का कायदा है, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहता है। औरत के आंसू मर्द के गुस्से पर रोगन का काम करते हैं। श्रीकंठ के मिजाज में तहम्मुल बहुत था, उन्हें शायद कभी गुस्सा आया ही न था, मगर आनंदी के आंसुओं ने आज जहरीली शराब का काम किया। रात भर करवटें बदलते रहे। सवेरा होते ही अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब मेरा निबाह इस घर में ना होगा। ये और इस मानी के दूसरे जुमले जुबान से निकालने के लिए श्रीकंठ ने अपने कई हमजोलियों को 12 आड़े हाथों लिया था। जब उनका कोई दोस्त उनसे ऐसी बातें कहता था तो वो मजाक उड़ाते हुए कहते, तुम बीवियों के गुलाम हो,
उन्हें काबू में रखने के बजाय खुद उनके काबू में हो जाते हो। मगर हिंदू मुश्तरका खानदान का यह पुरजोश वकील आज अपने बाप से कह रहा था, दादा अब मेरा निभा इस घर में ना होगा। नासे की ज़बान उसी वक्त तक चलती है जब तक वो इश्क के करिश्मे से बेखबर रहता है। आजमाइश के बीच में आकर ज़ब्त और इल्म रुखसत हो जाते हैं। बेनी माधव सिंह घबरा कर उठ बैठे और बोले, क्यों? श्रीकंठ, इसलिए कि मुझे भी अपनी इज्जत का कुछ थोड़ा बहुत ख्याल है। आपके घर में अब हर धर्मी का बर्ताव बहुत होता है। जिनको बड़ों का अदब होना चाहिए वो उनके सर चढ़ते हैं। मैं तो दूसरे का गुलाम ठहरा, घर पर रहता नहीं, और यहाँ मेरे पीछे औरतों पर खड़ा हूं और जूतों की बौछार होती है। कड़ी बात तक का मजाइका नहीं, कोई एक की दो कह ले, यहाँ तक मैं जब्त कर सकता हूँ, मगर ये नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात और घूंसे पड़े और मैं दम न मारूं। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीकंठ हमेशा उनका अदब करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर लाजवाब हो गया। सिर्फ इतना बोला, बेटा बेटा तुम अक्लमंद होकर ऐसी बातें करते हो। औरतें इस तरह घर तबाह कर देती हैं। उनका मिजाज बढ़ाना अच्छी बात नहीं। श्रीकंठ, इतना मैं जानता हूं, आपकी दुआ से ऐसा अहमक नहीं हूं। आप खुद जानते हैं कि इस गांव के कई खानदानों को मैंने अलहदगी की आफतों से बचा दिया है, मगर जिस औरत की इज्जत व आबरू का मैं ईश्वर के दरबार में जिम्मेदार हूं, उस औरत के साथ ऐसा जालिमाना बर्ताव मैं नहीं सह सकता। आप यकीन मानिए, मैं अपने ऊपर बहुत जब्र कर रहा हूं कि लाल बिहारी की गोशमाली नहीं करता। अब बेनी माधव भी गरमाए, ये कुफ्र ज्यादा न सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे जब कभी भूल चूक हो तुम उसके कान पकड़ो। मगर श्रीकंठ, लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं समझता। बेनी माधव, औरत के पीछे? श्रीकंठ, जी नहीं, उसकी गुस्ताखी और बेरहमी के बाइस। दोनों आदमी कुछ देर तक खामोश रहे। ठाकुर साहब लड़के का गुस्सा धीमा करना चाहते थे, मगर ये तस्लीम करने को तैयार न थे कि लाल बिहारी से कोई गुस्ताखी या बेरहमी हुई है। इसी असना में कई और आदमी हुक्का तंबाकू उड़ाने के लिए आ बैठे। कई औरतों ने जब सुना कि श्रीकंठ बीवी के पीछे बाप से आमादाए जंग है तो उनका दिल बहुत खुश हुआ और तरफैन की शिकवा अमेज बातें सुनने के लिए उनकी रूहें तड़पने लगी। कुछ ऐसे हासिद भी गांव में थे जो इस खानदान की सलामत रवि पर दिल ही दिल में जलते थे। श्रीकंठ बाप से डरता था, इसलिए वो खतावार है। उसने इतना इल्म हासिल किया, ये भी उसकी खता है। बेनी माधव सिंह बड़े बेटे को बहुत प्यार करते हैं, ये बुरी बात है। वो बिला उसकी सलाह के कोई काम नहीं करते, ये उनकी हिम्मत है। इन ख्यालात के आदमियों की आज उम्मीदें भर आईं। हुक्का पीने के बहाने से, कोई लगान की रसीद दिखाने के लिए आकर बैठ गए। बेनी माधव सिंह पुराना आदमी था, समझ गया कि आज ये हजरात फूले नहीं समाते। उसके दिल ने यह फैसला किया कि उन्हें खुश न होने दूंगा, ख्वाह अपने ऊपर कितना ही जब्र करूं। यकायक लहजाए तकरीर नरम करके बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूं, तुम्हारा जो जी चाहे करो। अब तो लड़के से खता हो गई। इलाहाबाद का नौजवान, झल्लाया हुआ ग्रेजुएट, इस घात को न समझा। अपने डिबेटिंग क्लब में उसने अपनी बात पर अड़ने की आदत सीखी थी, मगर अमली मुबाहिसों के दांव पेच से वाकिफ न था। इस मैदान में वो बिल्कुल अनाड़ी निकला। बाप ने जिस मतलब से पहलू बदला था वहां तक उसकी निगाह न पहुंची। बोला, मैं लाल बिहारी सिंह के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। बाप, बेटा तुम अक्लमंद हो, और अक्लमंद आदमी गवारों की बात पर ध्यान नहीं देता। वो बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ खता हुई है उसे तुम बड़े होकर माफ कर दो। बेटा, उसकी ये हरकत मैं हरगिज माफ नहीं कर सकता। या तो वही घर में रहेगा या मैं रहूंगा। आपको अगर उससे ज्यादा मोहब्बत है तो मुझे रुखसत कीजिए, मैं अपना बोझ आप उठा लूंगा। अगर मुझे रखना चाहते हो तो उससे कहिए जहां चाहे चला जाए, बस ये मेरा आखिरी फैसला है। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वो उनका बहुत अदब करता था। उसे कभी इतनी जुर्रत न हुई थी कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए या हुक्का पी ले या पान खा ले। अपने बाप का भी इतना पासो लिहाज न करता था। श्रीकंठ को भी उससे दिली मोहब्बत थी। अपने होश में उन्होंने कभी उसे घुड़का तक न था। जब इलाहाबाद से आते तो जरूर उसके लिए कोई न कोई तोहफा लाते। मुगदर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा कर दी थी। पिछले साल जब उसने अपने से डेवड़े जवान को नाग पंचमी के जंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने खुश होकर अखाड़े ही में जाकर उसे गले से लगा लिया था और 5 रुपए के पैसे लुटाए थे। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसे जिगरदोज बातें सुनकर लाल बिहारी सिंह को बड़ा मलाल हुआ। उसे जरा भी गुस्सा न आया, वो फूट कर रोने लगा। इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने फेल पर आप नादिम था। भाई के आने से एक दिन पहले ही से उसका दिल हरदम धड़कता था कि देखूं भैया क्या कहते हैं, मैं उनके सामने कैसे जाऊंगा, मैं उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे।
اس امید کے خلاف آج وہ انہیں اپنی صورت سے بیزار پاتا تھا۔ وہ جاہل تھا، مگر اس کا دل کہتا تھا کہ بھیا میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اگر سری کنٹھ اسے اکیلا بلا کر 2-4 منٹ سخت باتیں کہتے، بلکہ 2-4 تماچے بھی لگا دیتے، تو شاید اسے اتنا ملال نہ ہوتا۔ مگر بھائی کا یہ کہنا کہ اب میں اس کی صورت سے نفرت رکھتا ہوں، لال بہاری سے نہ سہا گیا۔ وہ روتا ہوا گھر میں آیا اور کوٹری میں جا کر کپڑے پہنے، پھر آنکھیں پوچھیں جس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ روتا تھا۔ تب آنندی دیوی کے دروازے پر آ کر بولا، بھابھی، بھیا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ میرے ساتھ اس گھر میں نہ رہیں گے۔ وہ اب میرا منہ دیکھنا نہیں چاہتے، اس لیے اب میں جاتا ہوں۔ انہیں پھر منہ نہ دکھاؤں گا۔ مجھ سے جو خطا ہوئی ہے اسے معاف کرنا۔ یہ کہتے کہتے لال بہاری کی آواز بھاری ہو گئی۔ جس وقت لال بہاری سنگھ سر جھکائے آنندی کے دروازے پر کھڑا تھا، اسی وقت سری کنٹھ بھی آنکھیں لال کیے ہوئے باہر سے آئے۔ بھائی کو کھڑا دیکھا تو نفرت سے آنکھیں پھیر لیں اور کترا کر نکل گئے، گویا اس کے سائے سے بھی پرہیز ہے۔ آنندی نے لال بہاری سنگھ کی شکایت تو شوہر سے کی، مگر اب دل میں پچھتا رہی تھی۔ وہ طبعاً نیک عورت تھی اور اس کے خیال میں بھی نہ تھا کہ یہ معاملہ اس قدر طول کھینچے گا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے شوہر کے اوپر جھنجلا رہی تھی کہ اس قدر گرم کیوں ہو رہے ہیں۔ یہ خوف کہ کہیں مجھے الہ آباد چلنے کو نہ کہنے لگیں تو پھر میں کیا کروں گی۔ اس کے چہرے کو زرد کیے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں اس نے لال بہاری کو دروازے پر کھڑے یہ کہتے سنا کہ اب میں جاتا ہوں، مجھ سے جو کچھ خطا ہوئی ہے معاف کرنا، تو اس کا رہا سہا غصہ بھی پانی ہو گیا۔ وہ رونے لگی۔ دلوں کا میل دھونے کے لیے آنسو سے زیادہ کارگر کوئی چیز نہیں ہے۔ سری کنٹھ کو دیکھ کر آنندی نے کہا، لالا باہر کھڑے ہیں، بہت رو رہے ہیں۔ سری کنٹھ، تو میں کیا کروں؟ آنندی، اندر بلا لو، میری زبان کو آگ لگے میں نے کہاں سے وہ جھگڑا اٹھایا۔ سری کنٹھ، میں نہیں بلانے کا۔ آنندی، پچھتاؤ گے، انہیں بہت گلانی آ گئی ہے، ایسا نہ کہو، ایسا نہ ہو کہیں چل دیں۔ سری کنٹھ نہ اٹھے۔ اتنے میں لال بہاری نے کہا، بھابھی، بھیا سے میرا سلام کہہ دو، وہ میرا منہ نہیں دیکھنا چاہتے، اس لیے میں بھی اپنا منہ نہ دکھاؤں گا۔ لال بہاری سنگھ اتنا کہہ کر لوٹ پڑا اور تیزی سے باہر کے دروازے کی طرف جانے لگا۔ یکایک آنندی اپنے کمرے سے نکلی اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ لال بہاری نے پیچھے کی طرف تاکا اور آنکھوں میں آنسو بھر کر بولا، مجھ کو جانے دو۔ آنندی، کہاں جاتے ہو؟ لال بہاری، جہاں کوئی میرا منہ نہ دیکھے۔ آنندی، میں نہ جانے دوں گی۔ لال بہاری، میں لوگوں کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہوں۔ آنندی، تمہیں میری قسم اب ایک قدم بھی آگے نہ بڑھانا۔ لال بہاری، جب تک مجھے یہ نہ معلوم ہو جائے گا کہ بھیا کے دل میں میری طرف سے کوئی تکلیف نہیں، تب تک میں اس گھر میں ہرگز نہ رہوں گا۔ آنندی، میں ایشور کی سوگند کھا کر کہتی ہوں کہ تمہاری طرف سے میرے دل میں ذرا بھی میل نہیں ہے۔ اب سری کنٹھ کا دل پگھلا۔ انہوں نے باہر آ کر لال کو گلے لگا لیا اور دونوں بھائی خوب پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ لال بہاری نے سسکتے ہوئے کہا، بھیا، اب کبھی نہ کہنا کہ تمہارا منہ نہ دیکھوں گا۔ اس کے سوا جو سزا آپ دیں گے وہ میں خوشی سے قبول کروں گا۔ سری کنٹھ نے کانپتے ہوئے آواز سے کہا، للو، ان باتوں کو بالکل بھول جاؤ، ایشور چاہے گا تو اب ایسی باتوں کا موقع نہ آئے گا۔ بینی مادھو سنگھ باہر سے یہ دیکھ رہے تھے۔ دونوں بھائیوں کو گلے ملتے دیکھ کر خوش ہو گئے اور بول اٹھے، بڑے گھر کی بیٹیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، بگڑتا ہوا کام بنا لیتی ہیں۔ گاؤں میں جس نے یہ واقعہ سنا، ان الفاظ میں آنندی کی فیاضی کی داد دی، بڑے گھر کی بیٹیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ جی، بڑے گھر کی بیٹیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، جو ڈوبتے ہوئے پریوار کو بچا لیں، جو ڈوبتے ہوئے رشتے کو بچا لیں۔ تو اسی اچھے نوٹ کے ساتھ اس کہانی کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔ تب تک کے لیے رکھیے اپنا خیال۔